तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, न्यूटन सर जो थे वो क्या किए थे, एक कंसेप्ट डेवलप किए थे जिसको बोलते हैं मोमेंटम, है ना। अब ये मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको ध्यान से देखो और समझो। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, तो आपको आइडिया है मोमेंटम के बारे में। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके लिए एक सिंबल बनाया गया है, वो सिंबल क्या है, पी। मोमेंटम को डिफाइन कैसे किए थे न्यूटन सर, मोमेंटम को डिफाइन कैसे किए थे कि मोमेंटम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, उस ऑब्जेक्ट का मास को उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ में गुना कर दीजिए, तो जो चीज निकल करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। यानी कि अगर सेकेंड लॉ को समझना चाहते हैं तो पहले आपको मोमेंटम को बूझना पड़ेगा कि मोमेंटम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम की सहायता से ही आप सेकेंड लॉ को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो यहां पर देखो, अगर कोई बोलता है बच्चों कि मोमेंटम तो सर ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी जो है उसको हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि एसआई यूनिट जरा बताइएगा कि क्या एसआई यूनिट निकल करके आएगा, तो क्या हो जाएगा, मास के लिए एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा इनवर्स में लिखते हैं तो इसको पर सेकेंड ही पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट हो गया। मोमेंटम ना हर ऑब्जेक्ट का हम निकाल सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट का भी निकाल सकते हैं, चलता हुआ ऑब्जेक्ट का भी निकाल सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंटम हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो थोड़ा सा ना इसको एक छोटा सा चीज है उसको पहले समझो। मान लो एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का मास है, तो मास को हम लोग डिनोट कर दे रहे किससे, एम से। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ अदर वेलोसिटीज हो, बट वेलोसिटी तो होगा। तो हर ऑब्जेक्ट के पास खुद का मास भी होता है और क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है। तो यानी कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट के पास मास है, उसके पास खुद का वेलोसिटी है, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी को गुना करके मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहां जो मेरे पास मार्कर है इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अगर ये आपको रेस्ट पर दिखाई दे रहा है तो मास इसका भले कुछ भी हो तो वेलोसिटी 0 है, जिसके कारण मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर मोमेंटम है, वो अलग बात है कि मोमेंटम कितना है, 0 है। ये बात आपको समझ में आ रही। इसका मतलब मोमेंटम हर ऑब्जेक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम को ऐसा कहा जाता है ना, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को दर्शाता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कहने का क्या मतलब ये बताता है कि वो वस्तु मोशन कर रहा है, उसके पास कितना मास है और कितना वेलोसिटी है, किस रफ्तार के साथ आपका मोशन कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन को जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम उसके इफेक्ट को समझ पाए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एक छोटा सा अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग करें, ध्यान से देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट हम आपका करें तो उस एक्सपेरिमेंट में आप क्या चीज नोट कीजिएगा, जरा गौर से हमको बताइएगा। अगर मान लो हम तुमको बोलते क्या है कि आप क्या करो ना, यहां पास एक बालू का ढेर है ऐसा, या पुआल का ऐसा ढेर लगा हुआ है ना। मान लो कि यहां पास पुआल है, ठीक है, पुआल का ढेर है, और एक जगह पर क्या है, चट्टान है, ऐसा बड़ा सा चट्टान है इस टाइप का। हम आपको बोले दो चॉइस दे कि आपको बालू के ढेर में कूदने का और दूसरा चट्टान में कूदने का, आप किस पे कूदना पसंद करोगे, चट्टान में या बालू में, कि पुआल पे, पुआल पे। अगर ये पुआल है तो पुआल पे कूदना चाहिएगा, चट्टान पे कहे नहीं कूदिएगा, पैर हाथ टूट जाएगा। हाइट हम मान के चल रहे ज्यादा ही ले लेते हैं, ठीक है ना, आपको बोलते कि कूद जाओ, तो आप चट्टान पे कूदना नहीं चाहोगे। नहीं तो अगर चट्टान पे कूदना अगर चाहिएगा तो फिर एक्टर लोग जो करता है, मूवी शूटिंग करता है, वो लोग कूदा दो चट्टान पे। वो लोग देखिए कुशन यूज करता है, एकदम मोटा मोटा एकदम से, जितना भी स्टंट करता है, ठीक है, वो कुशन पे गिरता है। अगर कुशन के बजाय किसी और पे गिरता तो आज तक तुम उस एक्टर को वापस से नहीं देख पाता, ठीक है, वो अंतिम बार होता उसका। यानी कि तुम प्रेफर करोगे इस पर कूदना। या कभी क्रिकेटर को देखे हो, क्रिकेटर जब गेंद को कैच करता है, जैसे कोई चीज आया कैच करके पीछे खींचता है हाथ को, काहे पीछे खींचा भाई, जो फोर्स होता है ना वो ज्यादा रहता है, एक ही स्थान पे जैसे उसको पीछे कर दिया था ना फोर्स। अच्छा, अचानक पकड़ते तो ज्यादा चोट लगता है, हाँ। और कि पीछे खींचते तो चोट कम हो जाता है, हाँ। क्यों। एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान से सुनो पहले।
मेरे पास गेंद एक चल करके आ रहा है, पहले सुनो, यहां एक गेंद है, ये रहा गेंद, वो चल करके आ रहा है और हम इस जगह पर खड़े हैं, ठीक है। इस जगह पर खड़े होकर के हम क्या कर रहे हैं, उस गेंद को कैच करने के लिए हम यहां पास खड़े हैं। हम चाहते हैं भैया ये गेंद जो आ रहा है ये मेरी तरफ आ रहा है, इसको हम क्या कर ले, कैच कर। तो बताओ ये गेंद का मास तो फिक्स हो गया, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, इसके पास जो है मास ले करके चल जाते हैं कि 1 केजी का है, थोड़ा ज्यादा बड़ा गेंद है जो प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी मान लो 1 केजी का है, और ये चल करके आ रहा है बच्चों, मान लो ये चल करके आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एकदम स्पीड से चल करके आ रहा है। तो बताओ अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एकदम स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड है, आप इसको रोकने के लिए गए, अब सोचो अगर अचानक से पकड़ेंगे हम इसको, तो अचानक से पकड़ने पर क्या होगा, एकदम चट से हाथ पे लगेगा और हाथ पूरा रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा। लेकिन आप पकड़ करके हल्का पीछे खींचोगे तो हो सकता है चोट आपको कम लगे, चांसेस है। क्यों चोट कम लगा? क्योंकि आप क्या किए, उसको पकड़ करके पीछे खींचे, पीछे खींचने में ऐसा क्या हुआ और अचानक रोकने में ऐसा क्या हुआ। एक बात बताओ, तुमको हम बोले, ध्यान से सुनना, किल ठोकने के लिए दी, है ना, बोले कि जाओ और दीवार पर क्या करो, एक ऐसा लेकर के, हैमर लेकर के किल ठोक, तो तुम क्या करते हो, एकदम ऐसे लेकर के आना, हैमर उतना ही बड़ा, उसी रफ्तार से लाना, है ना। लेकिन क्या करना, उसको ना धीरे धीरे क्या करना, यहां पर जो हैमर है उतना बड़ा मास का है, उसको लेकर के आना और धीरे धीरे इसको पुश करना। क्या तुम कील को अंदर डाल पाओगे? तुमको अचानक से ठोकना पड़ता है। इसका मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इस बात पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पर थोड़ा ध्यान दो तो बच्चों, मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी 1 इंटू 10 केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम उतना ही है। इस व्यक्ति के पास, इस इंसान के पास चॉइस है कि वो मोमेंटम को अचानक जीरो बना दे या जीरो बनाने में क्या करे, वक्त लगाए। अगर वो अचानक जीरो बनाता है, तुरंत में पकड़ता है, तो फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगेगा और उसका इंपैक्ट भी उसके हाथ पे ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा चोट लग जाएगी। लेकिन अगर वो क्या करता है, इसको जीरो बनाने के लिए थोड़ा वक्त ले लेता है, वक्त मतलब उसको खींचते खींचते थोड़ा टाइम लगाता है, नहीं जीरो अचानक नहीं बनेगा, जीरो बनने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो क्या होगा, इंपैक्ट कम होगा, यानी फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब मोमेंटम पहले भी अचानक पकड़ने से भी मोमेंटम जीरो हुआ, पकड़ दिया, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो। अरे यहां बस आएगा गेंद, गेंद के आने के बाद ये क्या करेगा, गेंद को पकड़ लेगा भाई, अपना हाथ से क्या करेगा, गेंद पकड़ लेगा, और गेंद को अगर पकड़ेगा तो फाइनली इसका मोमेंटम कितना हो जाने वाला है, जीरो। मोमेंटम कितना हो जाने वाला है, जीरो। यहां पास भी मोमेंटम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 केजी मीटर पर सेकंड। बट इसके पास ये जीरो बनाने का दो चॉइस है, अचानक से पकड़ के जीरो बनाए या जीरो बनाने के लिए क्या करे, वक्त ले। अचानक से जीरो बना रहा है यानी मोमेंटम को बदलने के लिए समय नहीं दे रहा है, तो इसको ज्यादा चोट लग रहा है, और अगर मोमेंटम को बदलने के लिए थोड़ा वक्त दे दे रहा है तो इसको चोट कम लग रहा है। इसका मतलब आप मोमेंटम को, ध्यान से सुनिएगा, आप मोमेंटम को जितना ज्यादा वक्त दीजिएगा उसको चेंज होने के लिए, आपको इंपैक्ट उसका उतना ही कम मिलेगा, यानी जितना ज्यादा टाइम, इंपैक्ट उतना ही कम। इसका मतलब मोमेंटम जितना जल्दी जल्दी बदलेगा चोट उतना ही ज्यादा लगेगा, और मोमेंटम जितना धीरे धीरे बदलेगा चोट उतना ही कम लगेगा। अब मोमेंटम बदलना को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। बात समझ में आए? और इसको दिखाते कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखोगे, अगर हमको चेंज ऑफ मोमेंटम को खाली दिखाना है, केवल चेंज ऑफ मोमेंटम को दिखाना है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है बाबू फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, इसको डेल्टा पी बोलते हैं। लेकिन आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को दिखाना है तो डिवाइड किससे मारना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको इसको टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक चीज हमने नोट किया कि मोमेंटम का बदलने का दर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें इंपैक्ट हमारे हाथ पर हो रहा था, यानी फोर्स उतना ही क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। यानी मोमेंटम जितना जल्दी जल्दी बदल रहा था, फोर्स उतना ही ज्यादा लग रहा था। इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ कि ना? और जब जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, और प्रोपोर्शनलिटी साइन का हम हटाने का कोशिश करते हैं, तो क्या निकल करके आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। तो के डेल्टा पी अपॉन में टी लिख सकते हैं, हाँ या ना?
न्यूटन सर जब इसको डिफाइन कर रहे थे ना बच्चों फोर्स को, उस समय पर इस F का मान को वो 1 के बराबर ले लेते हैं। कितने के बराबर ले लेते हैं? K का वैल्यू को 1 के बराबर ले लेते हैं, K का वैल्यू। अब जब K का वैल्यू को 1 के बराबर लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? डेल्टा P अपॉन में T। और बोलते हैं कि ये फोर्स को मेजर करने के लिए हमने फॉर्मूला बना करके देखा। और आप लोग किताब में क्या फॉर्मूला पढ़ते हो सर बताइएगा? MA। और फॉर्मूला कहां से आया जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहां से निकल करके आया है। जरा गौर कीजिएगा। F इज इक्वल टू डेल्टा P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या? इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, मोमेंटम बदलता क्यों है? फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हुआ, क्या इनमें मास बदला होगा? क्या नहीं बदला होगा। मतलब फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। पर कौन सा वेलोसिटी? फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी पर कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। दोनों में देखो तो मास चूंकि नहीं बदला है तो मास को कॉमन निकाल लिए, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना हो गया? टाइम। तो यहां पास आप देख करके बताओ मेरे को, इस वाले क्वांटिटी को कुछ कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन। तो F बराबर क्या निकल के आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये फॉर्मूला ट्रू कब है? जब मास कांस्टेंट है, मास नहीं बदला है। अगर मास बदल जाएगा तो ये फॉर्मूला सत्य होगा क्या? नहीं होगा। और इस फॉर्मूला को डिराइव किए हैं एक छोटा सा सेंटेंस से। वो सेंटेंस कौन सा बचवा? अगर देखोगे अच्छे से तो वो सेंटेंस है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दिस रिलेशन इज नोन एज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि कोई पूछे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स किधर लगेगा उसका? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। उसी से हम लोग डिराइव करते गए तो हम लोग एक फॉर्मूला निकल के आया बराबर में m में। और ये ट्रू कब है? जब मास कांस्टेंट है। और आपके सिलेबस में अभी केवल कांस्टेंट मास को ही पढ़ना है। बात समझ में आए? तो एक छोटा सा अगर हम लोग कंसेप्ट अगर बिल्ड करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु के द्वारा इंपैक्ट तब अधिक लगता है जब मोमेंटम को बदलने के लिए वक्त कम दिया जाता है। इसलिए कभी भी देखोगे, इस बात को गौर करोगे तो एक्टर लोग हमेशा कुशन का इस्तेमाल करता है। क्यों? मोमेंटम उसका जीरो हो रहा है एक्टर का। जब वो छलांग मारा कुशन पे तो जीरो हुआ, चट्टान पे मारेगा तो अचानक जीरो, तो फोर्स ज्यादा। और अगर वो छलांग मारेगा और क्या हो जाए, उसका जीरो होने के लिए, मोमेंटम को घटने के लिए क्या हो जाए, उसको थोड़ा वक्त लग जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका इंपैक्ट कम होगा। तो यहां से रिलेशंस भी देखो ना, अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा फोर्स और इसके बीच में रिलेशंस कैसा है। देखो तो ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है क्या? यानी टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम होगा, उसका इंपैक्ट आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए लोग बालू पे डेगना पसंद करता है या स्लाइड करता है। कभी कोई इंसान देखता है तो थोड़ा घसीटता है, अचानक रुकेगा तो हड्डी उड्डी सब टूट जाए। बात समझे? इसलिए कभी भी देखता है तो क्या होता है, थोड़ा सा क्या करता है, वो घसीटते हुए चलता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर?